वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 2 से समान अध्ययन के प्रश्नों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर 2। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी हुमायूं ने और ऑप्शन डी शाहजहां ने। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हुमायूं ने। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि मुगल जो साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य का जो नींव था वह डाला बाबर बाबर ने। ठीक है, कब? तो 1526 ईस्वी में। बाबर के बाद उसका संतान था हुमायूं। ठीक है, हुमायूं का जो अवधि था वो था 1530 से 1556 तक। हुमायूं का पुत्र था अकबर। अकबर का जो कार्यकाल था वो था 1556 से 1605। अकबर का पुत्र था जहांगीर। जहांगीर का जो कार्यकाल है वो 1605 से 1627 तक का। और जहांगीर का पुत्र है शाहजहां। तो शाहजहां का जो कार्यकाल है वो है 1627 से 1657। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इससे जम्मू हुमायूं से इंपोर्टेंट पॉइंट को। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हुमायूं के द्वारा 4 प्रमुख युद्ध किए। हुमायूं ने अपने कार्यकाल में 4 प्रमुख युद्ध किए, जिसमें था देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध देवरा का युद्ध हुआ था 1531 ईस्वी में। उसी तरह है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। बिलग्राम का युद्ध जो था, बिलग्राम का युद्ध, यह युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। और सरहिंद का युद्ध, यह युद्ध हुआ था 1555 ईस्वी। तो हुमायूं के द्वारा यही 4 प्रमुख युद्ध लड़ा गया। ठीक है, और इससे साथ में एक और क्वेश्चन पूछता है कि हुमायूं नामा का रचना किसने किया। तो यहां से देख लीजिए, हुमायूं नामा का रचना गुलबदन बेगम ने किया था। गुलबदन बेगम ने किया था। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। कौन किया था? तो हुमायूं ने। हुमायूं का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? तो 1530 से 1556। अब मुगल साम्राज्य का जो नींव डाला था भारत में वो डाला था बाबर। कब? तो 1526 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए, तो हुमायूं के द्वारा 4 प्रमुख युद्ध लड़ा गया, जिसमें पहला युद्ध है देवरा का युद्ध, दूसरा है चौसा का युद्ध, तीसरा है बिलग्राम का युद्ध और चौथा है सरहिंद का युद्ध। साथ ही हम लोग क्या जानते हैं कि हुमायूं नामा का जो रचना है वो कौन किए थे? तो गुलबदन बेगम ने किया था। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाल बख्श के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बलबन और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो अब देखिए, लाल बख्श का जो अर्थ होता है, लाल बख्श का अर्थ है लाखों में दान देने वाला। लाखों में दान देने वाला। कुतुबुद्दीन जो ऐबक जो थे वो किस वंश से थे? तो वह थे गुलाम वंश से। गुलाम वंश से। ठीक है,
और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुव्वत उल इस्लाम एवं 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट को हम लोग जानते हैं। पहला पॉइंट क्या हो गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुव्वत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। दूसरा पॉइंट को हम लोग जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था या सेना नायक था बख्तियार खिलजी, इन्होंने ही क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार ने ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी कौन था, तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था। ठीक है, अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत पे बैठा था या जब दिल्ली सल्तनत पे वो शासन कर रहा था, तो वह ईस्वी था 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में। और ऐबक का जो मृत्यु हुआ, ऐबक का मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर हुआ था। बारह सौ 10 ईस्वी में। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको रिवाइज करते हैं कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाल बख्श के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, और यह जो है दिल्ली सल्तनत पर कब अपने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, तो 1206 ईस्वी में। अब देखिए लाल बख्श का अर्थ होता है लाखों में दान देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुव्वत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा भी कौन बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। कभी कभी पूछता है कि ढाई दिन का झोपड़ा क्या है, तो यह एक मस्जिद का नाम है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति या सेना नायक बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। ऐबक का मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर हुआ था। कब हुआ था, तो 1210 ईस्वी में हुआ था। साथ ही एक चीज और भी जान जाइए कि कुतुब मीनार का नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही डाला था। कुतुब मीनार का नींव यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही डाला था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 6 और ऑप्शन डी भाग 4 ए। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 4 ए। अब देखिए यह जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख, या पहले हम लोग जान जाते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में 42वां संशोधन जो हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, किसकी अनुशंसा पे जोड़ा गया था, तो यह जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे, ठीक है, अब देखिए इसको जो रखा गया है, तो इसे भाग 4A एवं आर्टिकल 51 क के तहत रखा गया है।
वर्तमान में मौलिक कर्तव्य का संख्या 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको रिवाइज करते हैं कि भारत के संविधान में किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, तो वो है भाग 4A। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। किसकी अनुशंसा पे जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया। इसको जो है भाग 4A एवं आर्टिकल 51 क के तहत रखा गया है। वर्तमान में मौलिक जो कर्तव्य हैं उसकी संख्या कितने हैं, तो 11 है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था डैश के सहयोग से। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी रूस। तो बोकारो इस्पात संयंत्र का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था रूस के सहयोग से। ठीक है, अब देखिए तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना जो है वो हुआ था 1964 ईस्वी में। और उस समय जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रहा था। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल था। ठीक है, अब देखिए पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछता है और उससे रिलेटेड पंचवर्षीय योजना से हम एक वीडियो स्वतः बना दिए हैं, तो इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन ए अरल सागर, ऑप्शन बी कैप्सियन सागर, ऑप्शन सी बेकाल झील और ऑप्शन डी मिशिगन झील। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कैप्सियन सागर। अब देखिए यह एशिया का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी झील एवं विश्व की भी सबसे बड़ी झील है। चूंकि देखिए अब यह एक झील है लेकिन इसके नाम में क्या लगा हुआ है, तो इसके नाम में लगा हुआ है सागर। ठीक है, तो यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा, लेकिन इसका जो आकार है, जो इसका आयतन है और क्षेत्रफल, आयतन और क्षेत्रफल इतना बड़ा है जिस कारण से इसको जो है कैप्सियन सागर बोला जाता है, जबकि यह क्या है वास्तविक में कैप्सियन झील है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये अरल सागर है, तो अरल सागर कहाँ है, तो यह है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। ठीक है, उसी तरह जो बेकाल झील है, बेकाल झील कहाँ है, तो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में है। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। ठीक है, जैसे मिशिगन झील है, यह कहां पर स्थित है, तो यह स्थित है अमेरिका में। तो क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सा हो गया, कैप्सियन सागर। ठीक है, और साथ ही इसका आयतन और क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण इसको सागर का संज्ञा दिया गया है। और यह झील है कहां, तो यह झील है एशिया महादेश में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था। ऑप्शन ए श्यामाजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी भिकाजी कामा, ऑप्शन सी वीडी सावरकर और ऑप्शन डी लाला हरदयाल। ठीक है, तो यहां पर जो भिकाजी कामा है इसके जगह पे होगा अरविंद घोष। अरविंद घोष, तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी बी अरविंद घोष। तो निम्नलिखित में से क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का जो संपादक था वो कौन था, अरविंद घोष था। ठीक है, उसी तरह अब देखते हैं हम लोग लाला हरदयाल। तो कल हम लोग एक सेट में पढ़े थे कि लाला हरदयाल जो है क्या किए थे, तो गदर पार्टी का स्थापना किए थे। ठीक है, तो लाला हरदयाल के द्वारा हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नाम का पत्रिका का संपादक भी किए थे। हिंट्स
फॉर सेल्फ कल्चर। ठीक है, उसी तरह जैसे वीडी सावरकर है तो वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट, वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट, इसका संपादक थे वीडी सावरकर। और उसी तरह श्यामाजी कृष्ण वर्मा जो थी यह संपादक थी इंडिया हाउस की। ठीक है, तो यह सब एक पत्र है जिसका संपादक थे श्यामा कृष्ण जी वर्मा, बीडी सावरकर और लाला हरदयाल। तो इसको आप लोग याद रखिए, इससे रिलेटेड एक ना एक प्रश्न तो पूछता ही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाह आलम प्रथम, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर और ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। ठीक है, अब देखिए बक्सर का युद्ध हुआ कब था? तो बक्सर का युद्ध जो है यह हुआ था 22-23 अक्टूबर 1964 में। यह क्लास 8 का टॉपिक है। ठीक है, अब जो है यह युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो यह युद्ध था ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल शासक और नवाब, मुगल शासक और नवाब। ठीक है, अब देखिए मुगल शासक और नवाब एक थे, तो उस समय मुगल शासक कौन थे? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। एवं जो नवाब था तो कौन कौन थे? मीर कासिम, अवध का शुजा-उद-दौला, यह लोग इधर से नेतृत्व कर रहे थे मुगल की ओर से। और ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे हेक्टर मुनरो। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी विजय रही। और यहीं से जो बंगाल और बिहार का जो क्षेत्र है, बंगाल और बिहार का जो क्षेत्र है वहां पर मुगल का जो है इंपीरियर कंपनी का जो है शासन का मेन दिशा निर्देश यहीं से प्रारंभ होता है, अर्थात बक्सर युद्ध से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, अब देखिए शाह आलम द्वितीय का जो है एक दूसरा नाम अली गोहर था। अली गोहर के नाम से भी उसको संबोधित किया जाता था। ठीक है, तो एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि बक्सर युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 या 23 अक्टूबर 1964 में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, यह युद्ध किसके किसके बीच में था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल शासक और नवाब के बीच में था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो और मुगल शासक की तरफ से थे शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और अवध का शुजा-उद-दौला। जिसमें क्या हुआ कि हेक्टर मुनरो का जीत हुई और जो है बिहार और बंगाल के एक लंबे भूभाग पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार का रास्ता प्रशस्त हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य में हुआ था? ऑप्शन ए मराठा और मुगल, ऑप्शन बी मराठा और अफगान, ऑप्शन सी मुगल और रोहिला और ऑप्शन डी मराठा और अंग्रेज। तो यहाँ पे हो जाएगा मराठा और अफगान। ठीक है, तो अब देखिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, पानीपत का तीसरा युद्ध यह जो हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, जिसमें क्या हुआ तो मराठा का हार हुआ, मराठा का हार हुआ। अब देखिए
पानीपत का जो दूसरा लड़ाई है, सेकेंड वार जो है पानीपत का, वो किसके किसके बीच में हुआ था? तो वो हुआ था हेमू और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर क्या हुआ था? तो विजय रहा, अकबर उसमें जीता। और यह युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 को, 5 नवंबर 1556 को, ठीक है। अब देखिए पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध हुआ था, फर्स्ट वार जो हुआ था, यह किसके बीच में था? तो फर्स्ट वार हुआ था 1526 ईस्वी में, ठीक है। किसके किसके बीच में हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इसमें जो है बाबर विजय रहा, ठीक है। और यहीं से मुगल साम्राज्य का नींव पड़ता है। क्लियर? पहला युद्ध हो रहा है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है। सेकंड युद्ध किस में हो रहा है? हेमू और अकबर में। और थर्ड युद्ध हो रहा है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। पहला युद्ध में बाबर विजय, दूसरे युद्ध में अकबर और तीसरे में अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस मृदा में लोहा और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी लेटेराइट, ऑप्शन सी जलोढ़ और ऑप्शन डी काली। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी लेटेराइट, ठीक है। तो लेटेराइट जो मिट्टी होती है, इसमें क्या पाया जाता है? लोहा और एल्यूमिनियम विशेष तौर पे पाया जाता है। तो देखिए इसमें खेती किसका होता है? तो चाय, इलायची, काजू के लिए यह मिट्टी अति सर्वाधिक उपयुक्त है, सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। उसी तरह जो ये लाल मिट्टी है, तो लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो ये होता है सिलिका एवं आयरन का, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है? तो पोटास का बहुलता होता है, पोटास का बहुलता, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी का दो प्रकार है, एक है खादर और दूसरा है बांगर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग काली मिट्टी। काली मिट्टी में जो है आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम का बहुलता होता है, ठीक है। तो लाल मिट्टी में किसका होता है? सिलिका और आयरन का। लेटेराइट में लोहा और एल्यूमिनियम का। जलोढ़ मिट्टी में तो पोटास की बहुलता होती है। उसी तरह काली मिट्टी में तो आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है, ठीक है। अब देखिए यह जो काली मिट्टी होती है, इसमें कपास की खेती सबसे बेटर होती है। साथ में और भी होती है, गेहूं जो बाजरा भी होती है, लेकिन कपास के लिए यह सबसे बेटर है। और जो जलोढ़ मिट्टी है, जो हम लोग का मिट्टी है यहाँ का, तो इसमें हम लोग क्या मक्का, गेहूं, जौ, चावल सब सारा फसल उपजाया जा सकता है। और जो लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी जो है ज़्यादातर तमिलनाडु, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, कर्नाटक के क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी ओरिनाको, ऑप्शन सी केरो नदी और ऑप्शन डी पड़ाना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी ओरिनाको। तो एंजिल जलप्रपात जो है ओरिनाको पर स्थित है। अब देखिए एंजिल जलप्रपात जो है यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। एंजिल जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा है। अब इसका बात किया जाए अगर ऊंचाई का, तो 979 मीटर और गहराई का तो यह है 807 मीटर, ठीक है। तो एंजिल जलप्रपात यह है कहाँ? या ओरिनेको नदी यह कहाँ पे है? तो ओरिनेको नदी यह है दक्षिण अमेरिका में। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संविधान के किस प्रावधान द्वारा
अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 19। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन है? तो इसमें वर्णन है अस्पृश्यता का उन्मूलन का अंत। ठीक है। उसी तरह जैसे है अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता। और अनुच्छेद 21 का संबंध है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। प्राण एवं दैहिक का संरक्षण। ठीक उसी तरह है अनुच्छेद 19, तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार है और इसमें 6 तरह का स्वतंत्रता का बात किया है। 6 स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। जैसे हो गया बोलने का, सभा करने का, संघ बनाने का इत्यादि। सभा बनाने का, बोलने का, संघ बनाने का। ठीक है। तो एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अब अनुच्छेद 14 में देखिए क्या, अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें 6 तरह का स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। सभा करने का, बोलने का, संघ बनाने का इत्यादि। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी कानून मंत्री और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। ठीक है। अब देखिए भारत का जो महान्यायवादी होता है, इससे एक क्वेश्चन तो जरूर पूछता है कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। ठीक है। महान्यायवादी का उल्लेख है अनुच्छेद 76 में। इसी तरह अगर पूछेगा राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है वो है 52 एवं प्रधानमंत्री का है 74 और 75। ठीक है। तो महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 76 में है। क्लियर। राष्ट्रपति का उल्लेख है आर्टिकल 52 में और प्रधानमंत्री का 74 और 75 में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बल का गुणनफल है। ऑप्शन ए भार और वेग का, ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन सी द्रव्यमान और वेग का और ऑप्शन डी भार और त्वरण का। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान और वेग का। ठीक है। तो बल का गुणनफल क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, त्रिवेणी नहर निम्नलिखित में से किस नदी से निकाली गई है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी सोन और ऑप्शन डी गंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी गंडक। ठीक है। गंडक को जो है नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है, नारायणी नदी के नाम से। ठीक है। यह भी क्वेश्चन है कि नारायणी नदी के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो है गंडक। अब देखिए, अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। बिहार के चंपारण जिले में सिंचाई के लिए त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया था। त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया था।
किया गया था। ठीक है, तो इसका जो काम है यह कब शुरू हुआ था, तो इसका शुरुआत हुआ था 1979 में, यहाँ से यह काम स्टार्ट हो चुका था। तो त्रिवेणी नहर जो है किस नदी से निकाली गई, गंडक, जिसको नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं। और बिहार के चंपारण जिले में सिंचाई को लेकर त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया था। और इसका निर्माण जो स्टार्ट कब हुआ था, 1779 में यह स्टार्ट हो चुका था। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी गुजरात में, और ऑप्शन डी राजस्थान में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात में। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा जो है, हड़प्पा शहर, हड़प्पा जो है यह किस नदी के किनारे पे, तो रावी तट पर स्थित है, रावी तट पर। ठीक है, और इसके खोजकर्ता कौन थे, तो इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। कब खोज किए थे, तो 1921 ईस्वी में। ठीक है, अब इसका क्षेत्र हम लोग जानते हैं। तो इसका जो क्षेत्र है वो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला, साहिवाल जिला। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है, तो वो स्थित है गुजरात राज्य में। और हड़प्पा जो है वो कहाँ है, रावी नदी के तट पर है। खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। कब खोजे, 1921 में। और इसका क्षेत्र क्या है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला। इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 2 को विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जिन छात्रों को या जिन स्टूडेंट को आपको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मौजूद है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।